So let's start with section 213 BNSS involves section 193 CRPC. Very important. लिख लीजिए for your prelims and may also be important for your mains because यहां से मेंस का क्वेश्चन बनता है. प्रीलिम्स का क्वेश्चन तो 99.99% आता ही है, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही. अगर एक साल में आप 6-7 जुडिशल के प्रीलिम्स दे रहे हैं आप, तो किसी ना किसी एक या दो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है. 193 सीआरपीसी था, 213 बीएनएसएस है. कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय सेशंस, court of sessions. Cognizance of offenses by court of sessions. Which section deals with what? Section 2. This is cognizance of offenses by court of sessions. This is section 213 BNSS. Write down before prelims. इतना कर लीजिए. यहाँ से आएगा मेंस का क्वेश्चन कैसे बनेगा. Whether the court of sessions, लिख लीजिए मेंस का क्वेश्चन. Whether court of sessions can take cognizance as the court of original jurisdiction, है ना. If so, when? क्या court of session cognizance ले सकती है, और यदि हाँ तो किन केसेस में. इसी के साथ साथ आपको पढ़ना चाहिए. प्लीज सी दिस. 213 को समझने से पहले, 213 को अगर हमने समझना है तो वी शुड रीड दिस सेक्शन विद 210 एज वेल. हमें 210 को भी पढ़ना चाहिए दोबारा से, राइट. 210 को भी पढ़ना पड़ेगा और आगे जाकर के हमें इसमें 222 है, हाँ उसको भी पढ़ना पड़ेगा. 222. चलिए पहले 210 को पढ़ते हैं. 210 की फर्स्ट लाइन को पढ़ते हैं, क्या कहता है देखिए. ये रहा आपके सामने 210. प्लीज सी दिस. सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस. तो ये पहली लाइन से ही आपको पता चल जाएगा हु कैन टेक कॉग्निजेंस, हु आर एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस. इट इज द मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड इन सम केसेस मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास मे ऑल्सो टेक द कॉग्निजेंस. यहाँ पर कहीं पर भी सेशन कोर्ट का जिक्र नहीं किया गया है, समझ रहे हैं यहाँ पर. तो ये मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी कॉग्निजेंस ले सकता है. मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास अगर सीजीएम के द्वारा एम्पावर्ड है तो वो भी कॉग्निजेंस ले सकता है. और इसी के साथ अगर आप पढ़ेंगे 213 आप जाकर के पढ़िएगा, यहाँ पर पहली लाइन से मिल जाएगा. देखिए आपको इसी को पढ़ते हुए, नो कोर्ट ऑफ सेशंस शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस. इस लाइन को पढ़िए आप. नो कोर्ट ऑफ सेशंस, नो कोर्ट ऑफ सेशंस शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस. 210 में हमने पढ़ा था जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एम्पावर्ड बाय सीजेएम, एम्पावर्ड बाय सीजेएम, सीजेएम मे टेक कॉग्निजेंस. तो ये लोग 210 के अनुसार ये दो अथॉरिटीज हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, हु कैन टेक कॉग्निजेंस. एंड 213 ने कह दिया कि सेशन कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी. तो ये हमने केवल एक ना इन जनरलाइज वे में पढ़ लिया. अभी मोटा मोटी बात समझ ली हम लोगों ने. कौन ले सकता है कॉग्निजेंस? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ले सकता है. क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ले सकता है? इन जनरल नहीं लेगा, लेकिन कब लेगा? व्हेन ही इज स्पेशली एम्पावर्ड बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई आस्क यू वेदर ए कोर्ट ऑफ सेशंस कैन टेक कॉग्निजेंस, आंसर इज नो. कोर्ट ऑफ सेशन शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस, ठीक है, ऑफ एनी ऑफेंस. लेकिन अब हम पढ़ते हैं इसको. देखिए पहली लाइन को पढ़िए. आपको समझ में आया हमको जनरल आइडिया कि हमने सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन सी कोर्ट कब कब कॉग्निजेंस ले सकती है. तो 210 में जनरल पावर मिल गई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को. 210 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को पावर मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? जब सीजेएम उसको स्पेशली एम्पावर्ड करेगा. यहां पर एक बार आ गया. किस पर बार है? 213 में कोर्ट ऑफ सेशंस पर बार आ गया कि नो 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 यू शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस. लेकिन अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको. देखिए, नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस एज ए कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. एज ए कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को पहले समझते हैं. इन दिस सेक्शन 213, सेक्शन 213 में दे हैव यूज्ड द वर्ड कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. इसको हिंदी में बोलते हैं आरंभिक अधिकारिता. हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में लिख देता हूं आपके लिए मैं, आरंभिक अधिकारिता. कितने लोग को आता है आरंभिक अधिकारिता का मीनिंग? बताइए जरा. व्हाट डू यू मीन बाय द ओरिजिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल? कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि उसी कोर्ट में फर्स्ट टाइम वो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं.
समझ रहे हैं बात ये? तो कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब हुआ कि सेशन कोर्ट एज ए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं लेगी। इट मींस कि फर्स्ट स्टेप जो होता है कॉग्निजेंस का वो कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब पहली लाइन पढ़िए, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोड और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो ये जो जनरल लॉ है, नो कोर्ट ऑफ सेशन shall take cognizance of any offense as a court of original jurisdiction, right? इसका एक्सेप्शन है। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है? when it is expressly provided by this code की जगह कर दीजिए संहिता। हाँ संहिता लिखा हुआ ना, संहिता कर दीजिए। जब इस संहिता में ही एक्सप्रेसली कहा जाए कि कोर्ट ऑफ सेशन may take cognizance, then court of session may take the cognizance, या और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कोई अन्य लॉ ऐसा हो सकता है जिसमें स्पेसिफिकली कहा गया हो कि इन केसेस अंडर दिस लॉ कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक द कॉग्निजेंस एज द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब मैं आपको बताता हूं, पहले इसको देखिए, पहले एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग को समझते हैं। इस लाइन को पढ़िए फिर, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? फॉर एग्जांपल पोक्सो एक्ट, राइट? यू कैन से ऑल्सो से SC/ST एक्ट, यू कैन ऑल्सो से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तीन एक्ट का नाम मैंने आपको दे दिया। These are the other laws which are in force, and these laws which are in force specifically provides that the court of session shall take, उनकी जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, और वो कौन सी कोर्ट होती है? सेशन कोर्ट्स होती हैं। shall take the cognizance of the offense as a court of original jurisdiction। It means अगर कोई ऑफेंस हुआ पोक्सो में कैसे ऑफेंस हुए? किसी भी चिल्ड्रन के, अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट हुआ है, बहुत रेप्यूटेड स्कूल है, इट इज ओनली हियर से, आई हर्ड इट। वहां का एक मेल टीचर के साथ कुछ बच्चे गए ट्रिप पर, मेल स्टूडेंट थे सब, और साउथ इंडिया गए। वहां पे जाकर के टीचर पूछता है कि तुम्हारा कोई क्रश है क्या 6 क्लास के बच्चे से। बच्चा शर्मा जाता है, डिनाई करता है, उसको फोर्स करता है, रिपीटेडली पूछता है, नहीं पूछता है तो उसकी पैंट उतार देता है फोर्सफुली, और उसको उसके वीडियो बनाता है। तो ये उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है कि नहीं है? अब इस केस की FIR होगी, इस केस की इन्वेस्टिगेशन होगी। अब जो पुलिस रिपोर्ट है वो कहाँ सबमिट होगी? वो मजिस्ट्रेट के पास सबमिट नहीं होगी, वो पोक्सो कोर्ट में जो स्पेशल कोर्ट होती है, जो कि ADJ कोर्ट ऑफ सेशन ही होती है, वहां पर पुलिस रिपोर्ट सबमिट होगी और वही कोर्ट उसका कॉग्निजेंस भी लेगी। वहां पर 210 में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, वहां पर डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन ही कॉग्निजेंस लेगी एट द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। व्हाई? बिकॉज दिस लाइन की वजह से, बिकॉज expressly provided, this is expressly provided by any other law for the time being in force like POCSO. The POCSO Act expressly provides that court of sessions may take the cognizance for the court of original jurisdiction. तो I believe आपको समझ में आई होगी वाली बात अच्छी तरीके से। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? In general court of session shall not take cognizance, एक बात, as the court of original jurisdiction, number 1. नंबर 2, क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कैन कोर्ट ऑफ सेशन टेक कॉग्निजेंस और नॉट? यस, व्हेन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स फॉर सो, देन कोर्ट ऑफ सेशन मे टेक कॉग्निजेंस एट द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। बोलो हाँ है ना? अच्छा, दूसरा क्या है? सेम रूल इज एक्सेप्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता। इस संहिता में भी अगर कोई प्रोविजन ऐसा है विच सेज सो कि इन दिस केस कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस एट द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, देन इट कैन बी डन सो। एंड इसी उसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 222 की क्लॉज 2। सेक्शन 222 BNSS का, ये पहले था 199 क्लॉज 2, अब ये हो गया है 222 सब क्लॉज 2 हो गया है। तो अभी तक हम लोग थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा है?
नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस एज कोर्ट ऑफ ओरिजिन जुरिडिक्शन, समझ चुके हैं। इफ एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोड या एनी अदर लॉ ऑफ द टाइमिंग फोर्स देन कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस। अब हम इस संहिता की बात करते हैं। इस संहिता की आर्ट, प्लीज गो टू सेक्शन 222 222 की सब क्लोज 2 पे जाइए, दौड़ कर जरा फटाफट भाग कर जाइए। क्या मिला आपको? मिला नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड, इन दिस संहिता हो जाएगा अभी ये, नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस संहिता, यानी कि 213 की बात कर रहा है कि 213 में कुछ भी लिखा हो, नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन 213, राइट। when any offense कौन सा? फॉलिंग अंडर सेक्शन 356 BNS, when falling under section 356, तो ऑफेंस अंडर सेक्शन 356 इज व्हाट यू कैन से, वेरीफाई कर लीजिए, इट इज डिफेमेशन। 356 देखना ही चाहिए, डिफेमेशन, इट इज डीलिंग विद व्हाट? डिफेमेशन, ओके। तो when an offense of defamation is alleged to have been committed against a person, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया जाए, who at the time of such commission, जो अपराध करने के समय, who is क्या? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नंबर 1, the vice president of India, number 2, the governor of a state, number 3, administrator of the यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली के एलजी साहब हो गए। नंबर 4, मिनिस्टर, कहाँ का हो सकता है? मिनिस्टर ऑफ यूनियन हो सकता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो सकता है, मिनिस्टर ऑफ यूटी हो सकता है। इनको 4 कैटेगरी हो गई हैं। कौन सा? पहली कैटेगरी कौन सी हो गई? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरी कैटेगरी कौन सी हो गई? वाइस प्रेसिडेंट। तीसरा कौन सा हो गया? गवर्नर ऑफ द स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द मिनिस्टर हो गए। अब जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है हमारे यहाँ के? मैडम मुर्मू हैं, उनकी डिफेमेशन कोई करता है। नंबर 2, वाइस प्रेसिडेंट साहब कौन है बताइए? जगदीप धनखड़ साहब हैं, उनकी कोई डिफेमेशन करता है। गवर्नर साहब का नाम बताइए, किसी का नाम बताओ तो आपको। आरिफ मोहम्मद खान अभी बिहार के गवर्नर बन के गए हैं, केरला से गए हैं, उनकी कोई डिफेमेशन करता है। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ये तो बहुत बार बार नाम आता है इनका। यहाँ पर जो दिल्ली के एलजी साहब हैं, एलजी साहब ने ये कर दिया, एलजी साहब ने वो कर दिया, वो कौन हो गए यहाँ के? वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर साहब हो गए। अब कोई मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, जैसे मोदी साहब हो गए, है ना, या आपके फॉरेन मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, ये मिनिस्टर हो गए। मिनिस्टर ऑफ द स्टेट योगी आदित्यनाथ हो गए। मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी अभी जो भूतपूर्व हुए हैं, है ना, श्रीमान केजरीवाल साहब थे, आतिशी मैडम थी, ये यूटी के मिनिस्टर थे। इन सभी की डिफेमेशन की बात हम कर रहे हैं। तो आई बिलीव अब तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। अगर ये डिफेमेशन करेंगे, आज जैसे आतिशी मैडम की कोई डिफेमेशन करता है तो फिर वो आज मिनिस्टर नहीं है। जिस समय उनकी एक किसी व्यक्ति की डिफेमेशन की गई, मान लीजिए मैडम मुर्मू के खिलाफ कोई ऐसा बोला गया जो डिफेमेटरी है, और वो क्या है? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उस समय, एट दैट टाइम की बात कर रहे हैं। या और नेक्स्ट कैटेगरी किसकी है? इसको मत भूलिएगा, एनी पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट कौन सा? एम्प्लॉयड इन द कनेक्शन अफेयर्स ऑफ द स्टेट और यूनियन, यूनियन और स्टेट, यानी कि सेंट्रल सर्विसेज में पब्लिक सर्वेंट हो सकता है या वो स्टेट सर्विसेज में पब्लिक सर्वेंट हो सकता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कंडक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस, पब्लिक फंक्शंस के संबंध में उसके, जैसे मान लीजिए आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन या कहीं के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वहां पर आप देखो, इसमें जो टेक्निकल बात जो मैं सेंस कर पा रहा हूं, आपने पढ़ी है नहीं समझी, नहीं समझी, ये जो लाइन है, इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज कंडक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस का जो क्वालिफिकेशन है, जो कंडीशनल लगाया गया है, वो पब्लिक सर्वेंट के लिए लगाया गया है। पब्लिक सर्वेंट की अगर डिफेमेशन की जाती है, किसके संबंध में? इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज कंडक्ट, उसके आचरण के संबंध में। कौन सा आचरण? इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस, जो वो अपने लोक कर्तव्यों की पूर्ति कर रहा है, उसके संबंध में, उस रेस्पेक्ट में उसकी अगर डिफेमेशन की जाती है। ये बात मुर्मू जी मैडम के लिए नहीं आई है, ये मैडम प्रेसिडेंट के लिए नहीं आई कि वो अपने डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस के संबंध की बात नहीं कर रहे हैं,
ये केवल पब्लिक सर्वेंट के लिए कंडीशन लगाई गई है। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी एंड यूटी स्टेट एंड यूनियन के सभी मिनिस्टर्स, एंड उसके बाद में आया पब्लिक सर्वेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज ड्यूटी एज सच। अगर उसकी डिफेमेशन होती है, इन डिफेमेशन के केसेस में, देन कोर्ट ऑफ सेशंस मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस विदाउट द केस बीइंग कमिटेड टू इट। कोर्ट ऑफ सेशंस मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस विदाउट द केस बीइंग कमिटेड टू इट, यानी कि यहां पर कमिटल प्रोसीडिंग्स की आवश्यकता नहीं है मजिस्ट्रेट के द्वारा। यहां पर सीधा सीधा क्या होगा, यहां पर कोर्ट ऑफ सेशन इस केस में कॉग्निजेंस ले सकते हैं। उसमें क्या फॉर्मेलिटी क्या पूरी करनी पड़ेगी, अपॉन ए कंप्लेंट इन राइटिंग को अंडरलाइन कीजिए, मेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कंप्लेंट शुड बी फाइल्ड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो प्लीज आपको, मुझे समझ में आ गया, मतलब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी बात अच्छे तरीके से। कंप्लेंट कौन करेगा ऐसे केसेस में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा। वेदर इट शुड बी ओरल कंप्लेंट और रिटन कंप्लेंट, दिस कंप्लेंट शुड बी इन राइटिंग। अगर ऐसा है तो हु मे टेक कॉग्निजेंस, कोर्ट ऑफ सेशंस मे टेक कॉग्निजेंस। अगर आप इसको पढ़ेंगे 213 के उस पे, 213 में क्या लाइन लिखी हुई थी, कोर्ट ऑफ सेशन शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस। 213 ने क्या कहा कि जो सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस, यस और नो। लेकिन यहां पे क्या कह दिया, कोर्ट ऑफ सेशन मे टेक कॉग्निजेंस। तो यहां पर उसका एक एक्सेप्शन आ गया। जिस एक्सेप्शन की बात हमने कहा की थी 213 का, जो पहली लाइन पढ़िए अब आप, except as otherwise expressly provided by this Sanhita, and in this Sanhita it is provided under section 222 clause 2। ये एक्सप्रेसली बताया गया है कि when the court of sessions may take cognizance। इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन जब मेंस का लिखवाया था, आपको रिपीट करता हूं मैंने क्या क्वेश्चन लिखवाया था, लिख लीजिए दोबारा क्वेश्चन जो मैं मेंस में आ सकता है यहां से, वेदर कोर्ट ऑफ सेशंस कैन टेक कॉग्निजेंस, है ना, इफ यस व्हेन। ठीक, तो ये आपका मेन सा क्वेश्चन बन गया, नहीं बन गया। इसमें आपको जो सेक्शन 213 को और जो सेक्शन 282 सब क्लोज 2 है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाना पड़ेगा, और यही बन गया। हाँ, देखिए मेंस की टिप देता हूं यहाँ पर भी, जैसे ये क्वेश्चन बनाया, अब आप देखो, वेदर कोर्ट ऑफ सेशंस कैन टेक कॉग्निजेंस, इसका आंसर यस और नो में हो सकता है। तो हमने जो, ये मेरी एक ट्रिक समझ लीजिए मेंस के लिए, आपका कई बार आप सभी पूछते हैं मेंस का आंसर की हमें कैसे लिखना चाहिए। मेंस का आंसर की जो पहली ट्रिक है, जैसा क्वेश्चन वैसा उसका आंसर। जैसे हम आम भाषा में बात करते हैं, तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो बदतमीजी से, देख भाई ऐसा है, इज्जत से बात करेगा इज्जत से इज्जत मिलेगी, बदतमीजी से बात करेगा तो हमसे बुरा कोई नहीं, यानी कि रिस्पॉन्स करेंगे तुम्हारे बिहेवियर के हिसाब से। ऐसे तो बात करते हैं हम लोग आम भाषा में। तो वही रूल को हम यहाँ अपनाते हैं, जैसा क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंगली हमारा आंसर होगा, हमारे आंसर करने का तरीका बदल जाएगा। जैसे यही सेक्शन है 213 का, है ना, तो क्वेश्चन में क्या है, वेदर कर सकता नहीं कर सकता, तो पहले आंसर लिखिए नो, है ना, नो कोर्ट ऑफ अकॉर्डिंग, फिर अब आ जाइए, पहले उसको जवाब दे दो नो, उसको अपने उत्तर की संतुष्टि मिल गई। अब आपने नो क्यों कहा है, अब इसमें आ जाइए, ठीक है, नो कॉमा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 213 BNSS, नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस, यही है ना। अब फिर बाद में उसका एक्सप्लेनेशन आप उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना शुरू करोगे उसमें। तो ये एक इनिशियल तरीका होता है। दूसरा मेंस में क्या होता है कि आपकी जो इंट्रोडक्शन है, आप कहते हैं देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसे कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन, जैसा आपका इंप्रेशन फर्स्ट पड़ गया उसके वही वो लास्ट इंपैक्ट होता है। अब मान लीजिए सिमरन जो मैडम है एग्जामिनर है, ये अपना कॉपी चेक करनी है इन्होंने, और घर से लड़के आई हैं, समझे,
मान लीजिए इनको घर पे किचन का काम नहीं करना दिया गया, इनको झाड़ू पोछा लगाने से मना कर दिया गया, तो बड़ी बेचैन हो रही है, मुझसे काम क्यों नहीं करने दिया गया, ऐसा भी परेशान हो रही है बेचारी। और वहाँ पे जा करके इसकी आकांक्षा की कॉपी आ गई, मुझे नहीं चेक करनी इसी कॉपी, चलो 2 लाइन चेक कर लेती हूँ पहले को। लेकिन 2 लाइनें 3 लाइनें इतनी बढ़िया लिखी हुई थी, उसने इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। या उन 3 लाइनों से ही मैं थोड़ा फनी तरीके से समझाने की कोशिश की आपको कि एक इरिटेटेड एग्जामिनर को भी पहली 3 लाइन में बता दें भाई तू मत पढ़ पूरा, लेकिन 3 लाइन में ही मैंने तुम्हें बता दिया मुझे पूरे के पूरे क्वेश्चन की समझ है, मुझे पूरे इसके आंसर की समझ है ना, मुझे आता है, तो वो फिर वहीं से आपसे इंप्रेस हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट 2-3 जो लाइनों की जो इंट्रोडक्शन है उसमें खास बात क्या होनी चाहिए, वो आपके क्वेश्चन से रिजेंबल करनी चाहिए, कनेक्ट होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछा गया उस तरीके से उसकी लैंग्वेज का स्टार्ट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, दैट शुड बी द सिनॉप्सिस ऑफ द होल आंसर, पूरा का पूरा जो आंसर है उसकी एक तरीके से सिनॉप्सिस होनी चाहिए। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या मेंशन करना चाहिए, 213 को हमें मेंशन करना पड़ेगा, 213 बेन है उसको करना पड़ेगा, सेक्शन 222 की 2 को भी पढ़ना पड़ेगा, एंड सेक्शन 210 को भी रेफरेंस दे सकते हैं हम लोग, है ना। तो अगर हम इसको यही कहते हैं कि नो कोर्ट ऑफ सेशन कैन नो कॉमा करके अकॉर्डिंग टू सेक्शन 213 नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस फुल स्टॉप इन दिस रिगार्ड, सेक्शन 210 रेड विद सेक्शन 213 रेड विद सेक्शन 222 है ना, आर इंपॉर्टेंट। अब इतनी बात समझ यार, ये सबका रेफरेंस देगा मुझे आगे, अब वो नहीं भी पढ़ेगा ना तो उसको ये समझ में आ गया, आंसर मिल गया नो, और ये 202 की 2 से भी कनेक्ट करेगा और ये 210 से भी कनेक्ट करेगा, इसको आता है। चल गया नहीं चल गया, बताओ मुझे, बताओ। एक तरीका ये कि पहले आपने 213 बताया, फिर बाद में मिड में कहीं जाकर के 210 को बता रहे हो, फिर आगे जाकर कहीं 222 को बता रहे हो, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब लिखेंगे हम उसको भी, लेकिन पहली 3 लाइनों को इंट्रोडक्शन में ही हमने उसको ये बता दिया कि देखो मुझे क्वेश्चन की भी समझ है, आंसर की भी समझ है, और कौन कौन सा लॉ यहाँ पर आएगा, और मान लीजिए अगर केस लॉ हो तो केस लॉ को भी मेंशन कर दीजिए, इंक्लूडिंग द केस लॉज दिस। तो 3 लाइनों में उसको पूरा का पूरा ये समझ में आ जाए कि भाई इसको पकड़ है अपने टॉपिक पर, बस आंसर आपके पक्के। और मेंस में खास बात क्या है, देखिए मेंस में आपको जज बनने के लिए बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं दुनिया का सबसे आसान एग्जाम क्यों है। देखिए आपने इतनी से एफर्ट्स करी, केवल इंट्रोडक्शन में चेंज कर दिया आपने एक ऑर्डिनरी इंट्रोडक्शन लिखी, मैंने इस तरीके से एक स्मार्ट इंट्रोडक्शन लिखी, कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम, मेरा 1 नंबर बढ़ गया, 1 मार्क पर क्वेश्चन बढ़ गया। हरियाणा में मैंने देखा था लगभग 18 क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरे कितने मार्क्स बढ़ गए, 18 मार्क्स पर पेपर। 3 लॉ के पेपर हैं, कितने मार्क्स बढ़ गए मेरे, 54। तो मैंने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स नहीं किए हैं, मैंने केवल अपनी इंट्रोडक्शन पे ही अच्छा काम किया केवल, एंड आई गॉट ओनली, मेरी एफर्ट्स कितनी थी बस कि मैं आपसे मेंस में पर क्वेश्चन 1 नंबर फालतू ले लूं। मैंने ये नहीं कहा मैं 10 में 10 लाऊंगा, इन जनरल कोई आदमी 10 में 5 ला रहा है या 6 ला रहा है, मैं 7 ले आऊं बस। 54 का डिफरेंस समझ सकती हैं आप, मेंस में कितना डिफरेंस क्रिएट कर देगा। लेकिन उसके लिए एफर्ट्स कितनी, कहां से कितनी छोटी थी आपकी, बताओ, ईमानदारी से बताओ, केवल 1 नंबर की थी। इसे कहते हैं स्मार्ट प्ले, स्मार्ट स्टडी। बात समझ में आ रही है मेरी, नहीं आ रही, कर लेंगे आप लोग अच्छे तरीके से। साहिल यादव ने कहा सर 8 मिनट्स में सब कैसे करेंगे स्ट्रेटेजाइज एंड राइटिंग। हाँ ये भी बात है, देखिए 8 मिनट की क्लास चली थी, लेकिन चलिए इसमें जिक्र कर लेते हैं। 8 मिनट्स आपको लगभग मिलते, हालांकि 10 मिनट मिलते, लेकिन 10 मिनट में मैं 8 मिनट लेकर चलता हूँ ताकि 2 मिनट का हमारा मार्जिन रहे। 8 मिनट में हम कैसे करेंगे सबको, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग याद नहीं करके जाते हैं, जो लोग, तो वहां पर वो सोचेंगे अच्छा क्या था उसमें 212 में सेक्शन कौन सा था, वो टाइम वेस्ट हो गया। तो नंबर 1 बात यह है कि आपको जो लॉ आपने पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से राइटिंग में पहले से लिख करके अपने प्रैक्टिस कर रखी हो। सेक्शन 213 रटा हो, सेक्शन 222 की 2 रटी जो मैंने मेन साले बताए हैं, तो आपको फिर टाइम नहीं लगेगा फिर वो ये। और वहां पर आपको सिर्फ 1 मिनट, पहला मिनट सोचना है, पहले मिनट में आपने सोचना है कि कौन कौन सेक्शन लिखने हैं मुझे, अच्छा मुझे इसमें 213 लिखना होगा, मुझे इसमें 222 की क्लॉज 2 लिखनी होगी, मैं इसमें 210 का रेफरेंस भी दे सकता हूँ, ये हो गया। अच्छा अब मुझे लिखना कैसे है, पहले आपने क्या लिखा, व्हाट टू राइट,
केवल आंख आईज क्लोज करके आप फटाफट जो आपके दिमाग में आए ये केस लॉ होगा नंबर 1 2 3 आपने जॉट डाउन कर लिया ताकि आप भूले नहीं। फिर हाउ टू राइट, लिखना कैसे है उसको आपने थोड़ा सा उसको एक उसका एक पैटर्न बना लिया कि मुझे इसको किस तरीके से सीक्वेंसिंग कर ली उसकी प्रॉपर कि किस तरीके से पहले क्या लिखूंगा ये लिखूंगा, फिर बाद में लिखना शुरू कर दीजिए। तो जो 8 मिनट में आप लिखेंगे वो किसी के भी 15 मिनट में लिखे हुए भारी पड़ेगा। जो ये काम पहले कर लेगा मेंस में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी और उसका जीता जागता प्रमाण मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है। देखिए आप जो करते हैं, आप मुझे बताइए जितने भी आपने एग्जाम लिखे हैं अभी तक कोई से भी क्लास को, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एग्जाम में आंसर लिखना शुरू करा और मिड में पहुंचे थे आप यहां पर, फिर आपको ध्यान आया ओ वो केस लॉ तो लिखना भूल ही गया, वो सेक्शन लिखना भूल गया। अब क्या होगा, सुनो, अब लिख रहे हो लेकिन यार ये रह गया, फिर लिखा ये रह गया, नहीं यार दोबारा लिखूंगा मैं, फिर हम इसको काट कर दोबारा लिखना शुरू करते हैं। इतना टाइम हमारा वेस्ट होता है, हाँ या ना, कभी ना कभी हुआ होगा। लेकिन अगर हमने ये प्लान पहले से कर लिया, व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट, 1 मिनट लगेगा आपको लगेगा यार साइड में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसने तो लिखना शुरू कर दिया और मैं केवल सोच रहा हूं, लेकिन हो सकता है वो ये काम कर डाले बीच में, आपका कभी नहीं होगा। ये कुछ उसी तरीके से है कि पारुल मैडम की शादी की बात चल रही है, शादी के फंक्शन आ गया, शादी की डेट आ गई, शादी है शाम को, वो फटाफट उन्होंने कुछ भी ड्रेस पहन ली, फिर देखा अरे नहीं ये तो मैच नहीं कर रहा, फिर चेंज करो, वहां पंडित जी बुला रहे हैं, टाइम हो रहा है ना, ये मेकअप गड़बड़ हो गया, कभी कुछ गड़बड़ हो गया, समझे आप। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो प्लानिंग करके मेंस में एक ट्रिक होती है, वर्ड यूज करते हैं हम लोग, इंटर एलिया का मतलब क्या है, कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए एक कोई भी हाइपोथेटिकल सेक्शन मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए सेक्शन नंबर 150 मान लेते हैं, 150 में सब क्लॉज 1 2 3 इस तरीके से है। और जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो अगर वो केवल दिया गया है सब सेक्शन 1 पर आ रहा है केवल, या सब सेक्शन 1 के भी किसी खास पार्ट पर आ रहा है, ये काफी लेंथी सेक्शन है, केवल एक ही पॉइंट पर आ रहा है, तो इज इट नेसेसरी कि आप एंटायर सेक्शन लिखे, है ना, तब तो बहुत लेंथी हो जाए, टाइम वेस्ट हो जाएगा, और काम की बात पर आते हुए बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो वहां पर हम इंटर एलिया लिख देते हैं कि ना, सेक्शन सो एंड सो इंटर एलिया प्रोवाइड्स, मतलब और भी कुछ है लेकिन हम केवल रेलिवेंट बात लिख रहे हैं। तो इंटर एलिया करके वर्ड फ्रेज को यूज करके हम जो इररेलिवेंट पार्ट है उसको आप स्किप कर पाते हैं उसको। यू गॉट इट, हाँ है ना। तो मैंने आपको चलिए आज मेंस की भी 3-4 ट्रिक समझा दी हैं आपको, इसको ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिएगा। क्रूशियल जो ट्रिक है वो है याद करने का, जितना आप अच्छा याद करोगे उतने कंफ्यूजन आपके प्रीलिम्स में कम होंगे और उतना ही टाइम आपको मेंस के आंसर में लिखने में कम लगेगा। बहुत सिंपल सी बात है, कर लेंगे आप ये। अब बढ़े आगे को, ये लाइन इनको दोबारा समझनी है अभी सेक्शन 213 में, इसको समझिए दोबारा। अपॉन ए कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये जो अपॉन ए कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर्मेलिटी है, दिस फॉर्मेलिटी विल हैव टू परफॉर्म्ड इन ऑल केसेस ऑफ द डिफेमेशन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज मेंशन्ड अबव। जिस मान लीजिए इट इज द केस ऑफ डिफेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, मान लीजिए इट इज द केस ऑफ डिफेमेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, तो उसके केस में क्या होगा, द कंप्लेंट शुड बी फाइल्ड बाय द पब्लिक सर्वेंट and cognizance shall be taken by the court of session. It is not only in regard with the public servants. So whether it is the case of defamation of the constitutional dignitaries or it is the case of defamation of a public servant in his acting in his official capacity, complaint should be filed of the defamation by the public servant and the cognizance may be taken by the court of session. Got it? कर लेंगे आप ये। तो that is फुल एंड फाइनल एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेक्शन 213 इन डिटेल, और इसी में मैंने आपको राइटिंग की कुछ स्किल्स भी दे दी हैं। नाउ कम टू सेक्शन 21। सेक्शन 214 इट वाज सेक्शन 194 सीआरपीसी, इंपॉर्टेंट ओनली फॉर प्रीलिम्स, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। एडिशनल, इसकी हेडिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी पहले से, एडिशनल सेशन जजेस, क्योंकि असिस्टेंट सेशन जजेस की जो पोस्ट है अब वो आपकी बीएनएसएस में नहीं है। एंड एडिशनल सेशन जज
shall try such cases as the sessions judge of the division may by general or special order make over to him for trial or as the high court may by special order direct him to trial। बस इतना सही है ये सबका छोटा सा। क्या केस है कि जो एडिशनल सेशन जज है, एडिशनल सेशन जज है वो कौन से केसेस का ट्रायल करेंगे, दो यानी कि उनको जो केस ट्रायल के केसेस आएंगे उसका मैकेनिज्म कौन सा बना दिया गया है कि दोज शुड बी मेड ओवर। एडिशनल सेशन जज शैल ट्राई सच केसेस, एडिशनल सेशन जज उन केसेस का विचारण करेगा, कौन सा, जैसा कि सेशन जज में मेक ओवर टू हिम, उनको हवाले करेगा यानी कि ट्रांसफर करेगा। तो सेशन जज, सेशंस जज will transfer case to additional session judge। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, और द हाई कोर्ट में बाय स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट हिम टू ट्राई कि दिस केस शुड बी ट्रांसफर टू सच एंड सच सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, एंड ही विल ट्राई द केस। बोलिए कर लेंगे आप लोग ये? तो ये केवल प्रीलिम्स में आएगा और मेंस में आपसे नहीं आता है। बस हो गया काम आपका। कैसे लगी क्लास आपको, सही बताइए। अगर आपको वाकई में लगता है कि आपके साथ जस्टिस किया गया है तो प्लीज़ लीव ए कमेंट। मुझे पता कैसे चलेगा कि आप हमारे चैनल पर आए थे, आपने क्लास की थी, आपको क्लास पसंद भी आई थी और आप चले गए? नहीं चलेगा ना पता, तो आप प्लीज़ लीव योर कमेंट। एक तो ये कीजिए, दूसरा अपने दोस्तों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे आपको ढंग से उसको देखना होगा कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, या तो हो चुकी होंगी या फिर हम लोग उसको डेली अपडेट कर ही रहे हैं। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाइए vidhijudical.com और इसी के साथ में हमारा जो ऐप है विधि जुडिशल एकेडमी, उसको गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको हमारी वेबसाइट पर और हमारे ऐप पर बहुत सारे प्रो कोर्सेज मिलेंगे जिनकी आपको बहुत मदद होगी। यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में अवेलेबल करा ही रहे हैं और हमारे ऐप पर भी हम लोगों ने कोई बहुत ऐसी फीस नहीं रखी है जो आप किसी की भी पॉकेट से बाहर जाए, केवल कॉस्ट टू कॉस्ट मेंटेनेंस वाले हैं। वहाँ पर भी ऑलमोस्ट फ्री ही है कोर्सेज। लाइव क्लासेस का कोर्स अलग से है, वीडियो रिकॉर्डेड का कोर्स अलग से है, टेस्ट सीरीज अलग से हैं। तो आप उसको एक्सप्लोर कीजिए एक बार, क्या आपके काम का है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच।